हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा लेक्चर का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 17वां है। और इसमें बात करेंगे हम लोग मांग की लोच को मापने की रीतियाँ और उनके बाद मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक पर बात करेंगे। यानी कि मांग की लोच को कौन कौन सी मापने की रीति है और मांग की लोच को कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है। इससे पहले हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में मांग की लोच की श्रेणी, उनके बाद मांग की कीमत लोच को पढ़ा चुके हैं। अगर आप न्यू इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हैं मांग की लोच की मापने की रीति को, तो आप लोगों को उतनी अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगी। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हर एक लेक्चर को आप देख लें, तब मांग की लोच को मापने की रीतियाँ को देखें, तब आप लोगों को 100% समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे इस प्रकार से बीच से देखने पर आप लोगों को 50 से 60% ही समझ में आएगा। इसलिए आप लोग पहले पिछले वाले लेक्चर को देख लें, क्योंकि मांग की लोच क्या है इसे हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसलिए वह चीज़ को दोबारा रिपीट करना यहाँ अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और उनके बाद जो बच्चे पुराने बच्चे हैं तो उन्हें देखने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे, मांग की लोच को मापने की रीतियाँ क्या क्या हैं। आई होप आप लोगों को पिछले 16 लेक्चर जो हमारा हो चुका है वो आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज 17वां लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं मांग की लोच की मापने की रीति कौन कौन सी है। तो मांग की लोच की मापने की जो रीतियाँ हैं वो जैसे आप देख सकते हैं, मांग की लोच के मापने की जो रीति है वह 3 रीति है। कितनी रीति हैं? 3 है। तो मांग की लोच की जो 3 मापन रीतियां हैं उसमें से पहला है प्रतिशत या अनुपातिक रीति। क्या है? प्रतिशत या अनुपातिक रीति, ज्यामितीय या बिंदु रीति, और तीसरा है हमारे पास कुल व्यय रीति। यह 3 प्रकार की हमारी रीति है जो मांग की लोच को मापती है। तो मांग की लोच आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि मांग की लोच क्या था। तो मांग की लोच हम बताए थे आपको, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होता है। आप लोगों को ये परिभाषा अच्छी प्रकार से याद होगी। तो आज हमें इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मांग की मापने की जो 3 रीतियां हैं, मांग की लोच को मापने की 3 रीति, पहला प्रतिशत या अनुपातिक रीति, दूसरा ज्यामितीय बिंदु रीति, और वहीं तीसरा हमारा है कुल व्यय रीति। तो इसे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्या है? प्रतिशत या अनुपातिक रीति। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करें, क्या प्रतिशत या अनुपातिक रीति है क्या। प्रतिशत या अनुपातिक रीति जो है, इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। देखिए, प्रतिशत या अनुपातिक रीति मांग की कीमत लोच की जो मापने की रीति है, इसको जो एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है प्रोफ्लक्स, यही इसका प्रतिपादन करता है प्रतिशत या अनुपातिक रीति का। तो इसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, क्या प्रतिशत या अनुपातिक रीति का कौन प्रतिपादन करता है। तो प्रोफेसर फ्लक्स जो है, प्रोफेसर फ्लक्स किसी अर्थशास्त्री का नाम है, वही इसका प्रतिपादन करता है। वहीं इसकी परिभाषा की बात करें तो इसी परिभाषा है, इस रीति के अनुसार मांग की लोच को अनुमान लगाने के लिए, क्या कहता है कि इस रीति के अनुसार मांग की लोच को अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। तो सिंपल सा है, प्रतिशत या अनुपातिक रीति क्या है? क्या मांग की लोच को हम अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे देते हैं, उससे जो भाग कर देते हैं उसी को हम लोग प्रतिशत या अनुपातिक रीति कह देंगे। सिंपल सा है, क्या प्रोफेसर फ्लक्स इनका प्रतिपादन करता है और इस रीति के अनुसार मांग की लोच को अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। वहीं इसकी सूत्र की बात करें तो सूत्र ईडी बराबर ईडी आप लोग क्या है, आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, यहाँ बताएंगे हम नहीं, इसलिए डायरेक्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक, प्रतिशत या अनुपातिक दोनों एक ही शब्द है, ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। वहीं कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, क्या हम लोग पढ़े अभी, क्या किसी मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। तो सूत्र हमारा भी वही होता है जो हमारा परिभाषा कहता है। अगर आप लोग सूत्र याद हो जाएगा, परिभाषा लिख सकते हैं। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसी का इसी से हमारा प्राप्त किया जाता है प्रतिशत या अनुपातिक रीति। तो आप लोग देख सकते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को पता लगाने के लिए हमारा
प्रतिशत या अनुपातिक रीति है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा प्रतिशत या अनुपातिक रीति क्या है। वहीं नेक्स्ट बात करें, क्या मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर भी सूत्र होता है। तो हमारा कितना परिवर्तन है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है और दूसरा हमारा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, दूसरा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, ये दोनों का भी हमारे पास एक सूत्र है आप लोगों के अर्थशास्त्र में। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान गुणा 100 और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बराबर कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुणा 100। इसे इंडिकेट किया गया है ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे पी गुणा पी बटे क्यू। इसे आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। वहीं सेकेंड हमारा अब क्या है, मांग की लोच की मापने की रीति में ज्यामितीय या बिंदु रीति, ज्यामितीय या बिंदु रीति, इस पर चर्चा अभी हम लोग करेंगे। ज्यामितीय या बिंदु रीति हमारा क्या है। ज्यामितीय या बिंदु रीति जो है, इस ज्यामिति रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है ज्यामितीय रीति के आधार पर ईडी बराबर निचला भाग बटे ऊपर का भाग। तो इसे हम लोग अभी इस प्रकार से समझे, क्या ज्यामितीय रीति हमारा क्या कह रहा है। ज्यामितीय रीति कह रहा है मांग वक्र के किसी बिंदु, मांग वक्र हम लोग पिछले लेक्चर में बात करें, मांग वक्र जो हमारा बनता है वह जिस प्रकार से ये हमारा जो आप लोगों के सामने चित्र बनाया गया है, डायग्राम बनाया गया, सेम उसी प्रकार से हमारा बनता है। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, क्या इस ज्यामितीय बिंदु रीति, क्या ज्यामितीय रीति में मांग वक्र हमारा ये, जैसे कि चलिए मान के चलिए हमारा ये मांग वक्र तैयार हो जाता है, ये हमारा ए और बी, ठीक है। और मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए, मांग वक्र ये है हमारा, अगर हमें इस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो उस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे तो हमारा स्पर्श रेखा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। और यही हमारा हो जाएगा ज्यामितीय या बिंदु रीति। तो ज्यामितीय रीति के आधार पर जो ईडी बराबर सूत्र होता है वह होता है निचला भाग बटे ऊपर का भाग। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, क्या इस मांग वक्र है और इस पर एक मांग की लोच इस बिंदु पर ज्ञात किया जा रहा है। तो यही हमारा ज्यामितीय या बिंदु रीति प्राप्त हो रहा है और इसका सूत्र बराबर होता है निचला भाग बटे ऊपर का भाग। एकदम सिंपल सा है, आप लोग इसे एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या ज्यामितीय रीति का मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग ज्यामितीय बिंदु रीति या ज्यामितीय बिंदु रीति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा अब है, आई होप आप लोगों को ये दो जो हमारा ज्यामितीय या बिंदु रीति और पहला था प्रतिशत या अनुपातिक रीति, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और तीसरा सबसे अंतिम बात करेंगे, कुल व्यय रीति क्या है। कुल व्यय रीति, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कुल व्यय रीति पर। तो कुल व्यय रीति इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल क्या, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्या इस कौन सा रीति का कौन प्रतिपादन करता है। जैसे कि आप लोग प्रतिशत या अनुपातिक रीति में देखे प्रोफेसर फ्लक्स हमारा इसका प्रतिपादन किया था, वहीं कुल व्यय रीति का प्रतिपादन के अगर बारे में पूछा जाए तो प्रोफेसर मार्शल ने किया था। कौन किया था, मार्शल। तो कुल व्यय रीति में हमें इसका डिफिनेशन प्राप्त होता है। क्या इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, क्या है, क्या वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। यानी कि बताया जा रहा है कि कुल व्यय रीति के अंतर्गत प्रोफेसर इसका प्रतिपादन करता है कुल व्यय रीति का, और इस रीति में हम लोग जो ज्ञात करते हैं वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, ऑब्जेक्ट सी बात है, कुल व्यय में परिवर्तन होगा और कोई दिशा में होगा, वही ज्ञात किया जाता है हमारा कुल व्यय रीति में। कुल व्यय रीति बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग कुल व्यय बराबर सूत्र होता है। और इस रीति के अनुसार मांग की लोच को केवल 3 श्रेणी में आकलन किया जाता है। कुल व्यय रीति जो हमारा है, कुल व्यय रीति के अंतर्गत हमारा मांग की लोच जो ज्ञात किया जाता है कुल व्यय रीति के अंतर्गत, वह आपका 3 विधि के अंतर्गत किया जाता है। कुल व्यय रीति के अंतर्गत जो हमारा मांग की लोच की तीसरा विधि है कुल व्यय रीति, उसके अंतर्गत मांग की लोच को
तीन विधि द्वारा आकलन किया जाता है, वह तीनों विधि को हम लोग इस प्रकार से अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है क्या इकाई के बराबर मांग लोच और इकाई से अधिक मांग लोच और इकाई से कम मांग लोच। चलिए इस पर भी आज हम लोग चर्चा करते हैं। क्या इकाई के बराबर मांग लोच और इकाई से अधिक मांग लोच और इकाई से कम मांग लोच क्या है, जो हमारा मापन रीति के तीसरा कुल व्यय रीति के भाग हैं। तो इकाई के बराबर मांग की लोच क्या है, यह कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता। इकाई बराबर मांग लोच हमारा वह है जो कीमत में वृद्धि या कमी भी होगा लेकिन उनका कुल व्यय जो होगा वह स्थिर होगा। यह मांग की लोच के इकाई बराबर होती है। यह क्या होती है, मांग की लोच की इकाई बराबर होती है। वहीं दूसरा हमारा है क्या इकाई से अधिक मांग लोच, यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। वहीं तीसरा हमारा कहता है इकाई से कम मांग लोच, यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटता है तब मांग की लोच को इकाई से कम होगा। सिंपल सा डिफिनेशन है, अगर आप लोग एक बार इसे याद करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग हमारा दूसरा सवाल आज का है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोगों को हम हर वीडियो के भांति इसमें बताना हम भूल गए शुरू में, क्या यह आप लोगों को कितने नंबर के सवाल से पूछा जाएगा, कितने नंबर में। तो आप लोग इसे जो मांग की लोच की मापन नीतियाँ था उनको आप लोग मोटा मोटी तौर पर याद करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम आने की संभावना रहती है। मांग की लोच की मापन की रीति अगर आ गई तो ये 5 नंबर से नीचे कम में नहीं आएगी। तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से देख ले, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। मांग की लोच की मापन नीति भी एक पूरा सिंपल सा आप लोग एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज हम लोग मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दोनों हमारा अगर आएगा तो वो 5 नंबर में आएगा, अन्यथा सवाल में नहीं आएगा। और मांग की लोच को जो प्रभावित करने वाला कारक है ये आपका 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन मांग की लोच को मापने की जो रीतियाँ हैं वो आपका 2 नंबर में नहीं आएगा। अगर 2 नंबर में आ भी गया तो मांग की लोच के मापने की तीनों विधि को पूछ देगा। आप लोग लिख सकते हैं प्रतिशत अनुपातिक, ज्यामितीय, बिंदु रीति और कुल व्यय रीति। अगर मांग की मापने की जो रीति है वह 5 नंबर में आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए आप लोग उसे अच्छी प्रकार से देख लेंगे। वहीं बात करें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये 5 नंबर में आएगा, अन्यथा ये भी हमारा 2 नंबर में आ सकता है। तो सिंपली सी बात करें तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आप लोग अभी हम इसको प्रभावित करने वाले घटक को अभी अध्ययन करेंगे और जो हमारा 5 नंबर से एग्जाम में आने की संभावना रहती है। वही बात करें कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, यानी कि मांग की लोच जो है उन्हें प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो मांग की लोच निम्नलिखित घटकों से प्रभावित होता है। तो आप लोगों को वहाँ पूछा जाता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आप लोग डायरेक्ट आंसर स्टार्टिंग कर देते हैं जिससे आप लोगों का नंबर नहीं मिलता है। तो आप लोगों को जो प्रश्न लिखना, उत्तर उसका लिखना इस प्रकार से लिखना है कि मांग की लोच निम्नांकित घटकों से प्रभावित होता है। इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो आपकी कॉपी राइटिंग जो स्टैंडर्ड तरीके की लगती है और एग्जाम जो हमारी कॉपी जांच करता है वह आप लोगों को अच्छी प्रकार का नंबर देगा। वहीं बात करें क्या मांग की लोच को प्रभावित करने वाले में पहला कारक हमारा आता है, वो पहला घटक आता है वस्तु की प्रकृति। क्या आती है, वस्तु की प्रकृति। प्रकृति के आधार पर वस्तु को 3 प्रकार की बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर वस्तु को हमारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है आवश्यक वस्तु और आरामदायक वस्तु और तीसरा है विलासिता की वस्तु। तीसरा क्या है, हमारी विलासिता की वस्तु। आवश्यक वस्तु की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि कीमत बढ़ने या घटने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारी आवश्यकता की वस्तु होगी जैसे नमक, गेहूं, उसकी मांग बेरोजगार होगी क्योंकि कीमत घटेगा बढ़ेगा, लेकिन हमारी वो आवश्यकता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदेगा जितनी वह पहले खरीदता है। और आरामदायक वस्तु की मांग जो होता है सो साधारण लोचदार होती है और विलासिता की वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। और साधारण लोचदार और अधिक लोचदार अभी आप लोगों हम डिस्कस ना करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को फुल्ली 100% में अंदाज है कि आप लोगों को याद ही होगा। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग इसे समझ चुके होंगे साधारण लोचदार क्या है और विलासिता की वस्तु की मांग अधिक लोचदार क्या है। बस सिंपली सी है। वस्तु की प्रकृति के अंतर्गत 3 प्रकार की वस्तु पढ़े, आवश्यक वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता की वस्तु, जो हमारा मांग की लोच को प्रभावित करने वाला प्रथम घटक था। सेकंड बात करें कि स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। तो यदि किसी वस्तु के अन्य स्थानापन्न उपलब्ध
है तब ऐसी वस्तु की मांग में मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होगी, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग होने लगता है। तो स्थानापन्न वस्तु का उपलब्धता का कहने का अर्थ है हमारा क्या यदि किसी वस्तु का अन्य स्थानापन्न उपलब्ध हो जाता है तो वस्तु की मांग की लोच जो होता है वो अत्यधिक लोचदार हो जाता है, क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके स्थान पर अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग होने लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर हम दूसरे वस्तु को प्रयोग करना पसंद करते हैं। वहीं स्थानापन्न वस्तुएं क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंपल सा है। वहीं तीसरा घटक है वस्तु की वैकल्पिक प्रयोग क्या है। यदि किसी वस्तु की केवल एक प्रयोग ही संभव हो तो उसकी मांग बेलोच होगी, और यदि उसके कई प्रयोग संभव हो तो मांग लोचदार होगी। उदाहरणतः कोयला, रेलगाड़ी, कारखाना, वर्कशॉप, घर में ईंधनों के रूप में अनेक वैकल्पिक प्रयोग के प्रयुक्त किया होता है। तो आप लोग क्या समझे, क्या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग क्या है। यदि किसी वस्तु का केवल एक उपभोग संभव हो तो उसकी मांग बेलोच होगी, वहीं उसके कई प्रयोग अगर कई प्रयोग संभव हो तो उसकी मांग लोचदार होगी। वहीं बात करें कोयले, रेलगाड़ी, कारखाना, वर्कशॉप, घर में ईंधन के रूप में अनेक वैकल्पिक प्रयोग को प्रस्तुत करता है। वहीं मांग को प्रभावित करने वाले अभी हम लोग 3 प्रकार के घटक को देख चुके हैं, वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, और तीसरा हम लोग क्या देखे, वस्तु की वैकल्पिक प्रयोग को। अब चौथे पर हम लोग बात करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चौथा हमारा है व्यय की राशि। मांग की लोच को जो प्रभावित करता है वो चौथा घटक आ जाता है हमारा व्यय की राशि, यानी कि खर्च करने की राशि। जिन वस्तुओं पर कुल आय का अधिक भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग अधिक लोचदार होगी, और जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता आय अति सूक्ष्म भाग व्यय करता है उसकी मांग बेलोचदार होगी। सिंपल सा है क्या जिन वस्तु पर उपभोक्ता का आय अधिक होगा उनकी मांग अधिक लोचदार होगा, वहीं जिन वस्तुओं को उपभोक्ता अपनी वह सूक्ष्म करेगा तो उसकी मांग बेलोचदार होगी। चौथी बीमारी क्लियर हो जाती है व्यय की राशि क्या थी। अब पांचवें पर बात करेंगे, आय का स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। तो आय का स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच प्रायः बेलोचदार होती है, क्योंकि वह धनी है तो उसके लिए मांग क्या होगा, प्रायः बेलोचदार होगा, क्योंकि वस्तु की कीमत घटने पर बढ़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि गरीब व्यक्ति के लिए मांग अत्यधिक लोचदार होगी। तो आय के स्तर में हम लोग क्या पढ़े, जो धनी व्यक्ति है उसके लिए मांग प्रायः बेलोचदार होगी, वहीं गरीब वस्तु के लिए मांग अत्यधिक लोचदार हो जाएगी। सिंपल सा आय का स्तर भी हम लोगों की कंप्लीट हो जाता है। वहीं कीमत स्तर हमारा जो छठा पॉइंट है, कीमत स्तर, अगर वहाँ आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो आप लोगों को 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। अगर वहीं आप लोग सबको मिला, सब चीज़ों को ऐसे सिंपल सा कीमत स्तर, आय का स्तर बीच में कहीं कहीं देखकर एकदम पूरा मिला के खिचड़ी कर देते हैं, आपको 3 नंबर से ज़्यादा कॉपी जाँच करने वाला नहीं देगा। अगर वहीं आप लोग इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग कॉपी राइटिंग जो लिखते हैं उससे अच्छी प्रकार से लिखेंगे। और छठा हमारा आ रहा है कीमत स्तर। क्या आ रहा है, कीमत स्तर। देखिए अगर 5 नंबर का पूछा जाता है तो अभी हम आप लोगों को 7 प्रकार की मांग को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग वहाँ 5 प्रकार की भी लिख देते हैं तो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग कम से कम इसमें से 5 को जरूर याद कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से वहाँ नंबर आ जाएगी। वहीं हमारी छठी बात करें कीमत स्तर पर, तो कीमत स्तर पर बात करें तो मांग की लोच को संबंधित वस्तुओं की कीमत स्तर पर भी निर्भर करता है। मांग की लोच को संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर निर्भर करता है, और कीमत के ऊंचे स्तर में मांग की लोच अधिक होगी और कीमत के नीचे स्तर पर मांग की लोच कम होगी। संबंधित वस्तु की कीमत में आप लोगों को हम लोग पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। संबंधित वस्तु कौन कौन सा होता है, स्थापन और पूरक, आप लोग को पता ही होगा। वही कीमत स्तर के अंतर्गत आ रहा है। क्या मांग की लोच संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करता है, और कीमत के ऊंचे स्तर मांग की लोच को अधिक होगा, वहीं कीमत के नीचे स्तर होगा तो मांग की लोच हमेशा क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव सी बात है। वहीं हमारा 7वां पॉइंट आ रहा है स्वभाव या आदत जो है वह भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु का अभ्यस्त हो चुका है, क्या कह रहा है, यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु का अभ्यस्त हो चुका है तो वस्तु की कीमत या बढ़ने पर भी वह
उपभोग कम नहीं करेगा, ऐसी दशा में वस्तु की मांग विलुप्त होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई उपभोक्ता है वह किसी वस्तु का एडिक्ट या अभ्यस्त हो जाता है तो वस्तु का कीमत बढ़े या घटे उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसी दशा में वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। तो अभी हम लोग मांग की लोच को प्रभावित करने वाले अंतर्गत 7 प्रकार के घटक देखे, जिसमें पहला था वस्तु की प्रकृति, और दूसरा था स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, चौथा था वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, और चौथा हमारा है व्यय की राशि, और पांचवा है हमारा आय स्तर, वहीं छठा है कीमत स्तर और स्वभाव या आदत। तो आज हम लोग लेक्चर में कौन क्या क्या बात किए, तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक और मांग की लोच को मापने की रीति को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों की ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहे। और आप लोगों के लिए हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।